जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12 हेलो एल्केन हेलोरीन्स के लास्ट लेक्चर नंबर 6 को हम लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हेलोरीन्स की केमिकल रिएक्शंस की। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, SN1 SN2 एलिमिनेशन E1 E2 इन सब के बारे में पढ़ा। आज लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम बात करेंगे हेलोरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि किस तरीके से हेलोरीन्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है और इसके बाद जो PYQs आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, हेलोरीन्स। जैसा हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स देते हैं, वैसे ही हेलो एरीन्स भी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बट जितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स देते हैं उतना आसानी से हेलो एरीन्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि व्हाई हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो हेलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेके बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल आता है और हेलोजन को एज अ न्यूक्लियोफाइल वहां से डिस्प्लेस करता है। तो एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है रेजोनेंट इफेक्ट? चलिए समझते हैं कैसे बनता है रेजोनेंस। हमें ये अच्छे से पता है कि जब भी किसी बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस ग्रुप के पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर उसके ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करता है। जैसे कि अगर क्लोरीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करें तो 3 लोन पेयर्स यहाँ पे हमें दिखाने पड़ेंगे। तो बिकॉज क्लोरीन हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग इन सच अ मैनर कि यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे वो काम करने लगे। तो देखिए लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो जो यहाँ पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें लोन पेयर बना है बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का दूर चला गया है क्लोरीन से, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये लोन पेयर आ जाएगा। फिर से हम देखें यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, तो फिर से लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो फिर से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे बॉन्ड पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, ये ऐसा का ऐसा। फिर कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिंगल डबल, तो फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो यहां पे ये बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये क्लोरीन ऐसा का ऐसा। फिर लोन पेयर सिंगल डबल, तो फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर अगेन लोन पेयर में। तो जैसा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में था वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिर्फ एक चीज के डिफरेंस के साथ कि जो पाई बॉन्ड इनसाइड द बेंजीन रिंग है उनकी जो जगह है वो कार्बन की पोजीशन उन्होंने चेंज कर ली। पहले इस तरीके से था, अब लोन पेयर जो है डीलोकलाइज्ड होके बेंजीन रिंग में अपनी जगह को बदल चुका है। तो इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे ही रेजोनेंस लगना शुरू हुआ
रेजोनेंस लगना शुरू होने के बाद कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसके ऊपर पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया। बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स में इन बॉन्ड्स में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आया है। और हमें अच्छे से पता है कि कार्बन और हेलोजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्स ड्यू टू द रेजोनेटिंग इफेक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। रेजोनेंस में 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, और उन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण उस स्ट्रक्चर को, उस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो C bond Cl acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkane. तो पहला रीजन है कि बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आया है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से 3 में क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, जबकि यह है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनी हाउ अगर किसी तरीके से हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ भी दें तो बिकॉज हेलोएरीन्स में मतलब सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे OH माइनस अटैक करने आया है तो Cl माइनस बाहर निकलना चाहिए, तो Cl प्लस बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस डबल बॉन्ड को तोड़ना वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। तो फर्स्ट रीजन जो है वो रीजन क्या बना, रेजोनेटिंग इफेक्ट। नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C बॉन्ड X। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेलोएल्केन्स के अंदर जो कार्बन है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन किए हुए, और सिंगल बॉन्ड कंटेन करने के कारण जो उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो होता है 25%, और जो p कैरेक्टर है वो होता है 75%। बट जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन रिंग में कार्बन देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो यहाँ पे s कैरेक्टर आएगा इट विल बी द 33.33%, और जो p कैरेक्टर होगा इट विल बी द 66.66%। तो s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है, अच्छा होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो हेलोजन को यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के जाना है, तो यहाँ पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस। तो अगर यहाँ पे ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है, उस कार्बन के न्यूक्लियस के ऑर्बिटल में s कैरेक्टर अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कार्बन के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स पे कार्बन का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है इन द हेलोएरीन्स, इट इज लेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन इन हेलोएल्केन, बिकॉज ऑफ द लेस एस कैरेक्टर। लेस एस कैरेक्टर होने के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है इट विल बी द हायर एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स में कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, पर हेलोएल्केन्स के अंदर कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है। कितनी होती है, तो 169 पिकोमीटर हेलोएरीन्स के केस में होती है, और 177 पिकोमीटर जो वो हेलोएल्केन के केस में होती है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ का लेंथ होता है उतनी ज्यादा इजीली वो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हेलोएल्केन्स में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है,
इसलिए उसको डिसोसिएशन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी, इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो जल्दी टूटेगा इन द केस ऑफ हेलोएल्केन, और इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द केस ऑफ हेलोएरीन्स। तो रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। उस हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हेलोजन की, वो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हेलोएरीन्स में बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बट हेलोएल्केन्स में बॉन्ड लेंथ बड़ी रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। कि ठीक है, किसी तरीके से हमने सब कुछ मैनेज कर लिया, और मैनेज करने के बाद हमने यहां से सब्स्टिट्यूशन करा भी दिया। तो बिकॉज यहां पे होगा SN1 सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे ही यहां पे सब्स्टिट्यूशन SN1 होगा तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसे ही क्या कहा जाता है, फिनाइल केटायन। इट इज नोन एज द फिनाइल केटायन। अब चूंकि ये फिनाइल केटायन है तो इसके ऊपर आया है प्लस चार्ज। अब ना तो यहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, ना प्लस एम लग रहा है, ना प्लस आर माइनस आर, कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट लगाने के लिए किसी ग्रुप का प्रेजेंस होना जरूरी है। यहाँ पे अगर कोई ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ये प्लस जो चार्ज फिनाइल केटायन पे आया है आफ्टर लूजिंग द Cl माइनस आयन, इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। और अगर ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है फिनाइल केटायन ये स्टेबल ही नहीं है तो रिएक्शन आगे होने वाली नहीं है। इसलिए रीजन क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। इन केस ऑफ हेलोएरीन्स द फिनाइल केटायन फॉर्म्ड as a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। इसे कोई स्टेबलाइज ही नहीं करने वाला है, कोई ग्रुप ही कनेक्ट नहीं है। अगर यहाँ कोई ग्रुप होता और कोई इफेक्ट वो लगा रहा होता तो उससे हम देखते कि हाँ चलो बेंजीन का प्लस चार्ज तो कम हो रहा है इसलिए स्टेबिलिटी मिल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए भी वो आसानी से अपने हेलोजन को जाने नहीं देता। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वी नो वेरी वेल कि जो बेंजीन रिंग है, दिस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। अब होना क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। तो न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस लविंग वही हो सकते हैं जिनके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेंजीन रिंग भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, और इसी रिपल्शन के कारण आसानी से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो टोटल 4 रीजन है। पहला रीजन कौन सा था, पहला रीजन वाज रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा था, कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड एक्वायर हो रहा था, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। सेकेंड रीजन था डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस के कारण जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, इट इज वेरी स्मॉलर इन केस ऑफ हेलोएरीन्स एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन। दैट्स व्हाई हेलोएल्केन इज मोर इजीली बी क्लीवेज, इसलिए यहां से आसानी से रिएक्शन देता था। थर्ड, instability of phenyl cation. If the chlorine removed from the benzene ring, then phenyl cation is not stabilized by the resonating effect. So SN1 mechanism is ruled out. And last one is the electron-electron repulsion between the nucleophile and the benzene ring. And इस repulsion के कारण भी वो आसानी से reaction नहीं देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों ऐसा होता है, किन्हीं भी 2 रीजन को एक्सप्लेन कीजिए या सारे रीजन को एक्सप्लेन कीजिए। तो फर्स्ट रीजन इज कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ड्यू टू रेजोनेंस। सेकंड वन इज डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, एंड फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, तो क्या कभी भी हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए केमिस्ट्री है ही एक्सेप्शन, है ना।
तो यहां पे दे सकते हैं, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। तो जब रिएक्शन कराई जाती है एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर पे, तब यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डाउस प्रोसेस। यहां पे 2 स्टेप लिखा है, मैं इसको दोनों स्टेप लिख देता हूं कि फर्स्टली इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से H और यहां से Cl बाहर, तो बनता है बेंजीन के ऊपर O माइनस एंड Na प्लस। इट इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहा जाता है इसे? सोडियम फिनॉक्साइड। इट इज नोन एज द सोडियम फिनॉक्साइड। और सेकेंड स्टेप में जब वापस H प्लस लेके आते हैं तो यहां पे बन जाता है फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल। तो इन द इंटरमीडिएट स्टेट यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? सोडियम फिनॉक्साइड का। प्रोसेस का नाम क्या है? डाउस प्रोसेस। कंडीशन वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि देखा गया कि प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन क्लोरोबेंजीन लाइक NO2, कि क्लोरोबेंजीन पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दिया जाए लाइक NO2, कहां जोड़ दिया जाए? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उसके जुड़ने से इस क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 को अगर अटैच कर दिया जाए तो ये देखा गया कि इस केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे पता चला? तो बिना किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में हमने देखा कि हमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। बट जैसे ही यहां पे हमने जैसे ये पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा तो टेम्परेचर हमारा 623 से कितना हो गया? 443 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। मतलब जो टेम्परेचर के कारण रिएक्शन हो रही थी उसमें टेम्परेचर में कमी आई है, तो इसमें रिएक्टिविटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। यही नाइट्रो ग्रुप अगर दो जगह जुड़ जाए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो टेम्परेचर फिर रिड्यूस होके कितना हो जाता है? 368 केल्विन। तो कहां पहले 623 था, 623 से कितना हुआ? 443 हुआ। 443 से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 368 हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब अगर सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर हम इस चीज को रख दें तो सिर्फ गर्म करने से ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का कोई सब्सटेंस अगर आता जाता है वैसे वैसे वो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इस कंपाउंड के नाम को याद रखिएगा, IUPAC तो इसका होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बट इसे जनरली कहा जाता है पिक्रिक एसिड। इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? पिक्रिक एसिड। तो क्या हुआ यहां पे कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप अगर क्लोरोबेंजीन पे अटैच होता जाए तो उसके अटैच होने से क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए। तो ये चीज ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों होती है? बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे
कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमें ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों दिखता है। देखते हैं रीजन क्या है कि द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. मतलब ये सारा का सारा खेल हमें कहां दिखता है, सिर्फ कि अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा है तभी वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, अगर ऑर्थो ग्रुप मेटा पे जुड़ जाए तो वो उसको इंक्रीज नहीं करता. तो क्यों ऐसा होता है, तो चलिए इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरीके से ये अटैक होता है. तो देखिए बच्चों, रेजोनेटिंग इफेक्ट से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आता है और यहां आ जाता है माइनस, और यहां क्या आता है प्लस. तो जैसे ही यहां प्लस आया, चूंकि सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हेलोजन को ही बाहर निकालना है, तो यहां पे जैसे ही प्लस आता है ये OH माइनस क्या करता है, इस कार्बन के प्लस पे जाके अटैक कर लेता है, और यहां पे क्या बन गया Cl और OH. क्लियर है, क्या बन गया Cl और OH. और इस केस में हमने नाइट्रो ग्रुप कहां जोड़ रखा है बेटा, पैरा पोजीशन पे. कहां जोड़ रखा है, पैरा पोजीशन पे. क्लियर है. अब ये माइनस सिंगल डबल तो रेजोनेंस लगता है, तो ये लोन पेयर कहां गया, बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कहां आया, लोन पेयर पे. तो जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट में यहां पे ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बना और ये लोन पेयर उठ के यहां आया, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया. अब देखो जरा यहां से कहानी आगे मैं बताता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज यहां आया. नाइट्रो ग्रुप में क्या है, ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास प्लस है, डबल बॉन्ड और O माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन जब भी 4 वैलेंसी में होता है तो उसके ऊपर प्लस होता है. तो यहां पे अब क्या होता है कि जैसे ये माइनस आया तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो इधर शिफ्ट किया, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, और यहां क्या हो जाएगा डबल प्लस. अब जैसे ही डबल प्लस बना, तो डबल प्लस बनते ही क्या हुआ कि जो एनायन यहां बन रहा था, ये जो कार्बो एनायन बना था, उस कार्बो एनायन को किसने स्टेबलाइज कर दिया, नाइट्रोजन ने स्टेबलाइज कर दिया बाय रेजोनेंस. देखो जरा फिर से सुनो क्या हुआ. रेजोनेटिंग इफेक्ट बेंजीन रिंग में लगना चालू हुआ, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन उठ के आया यहां पे, तो यहां क्या बना माइनस. जैसे ही यहां माइनस बना तो इस कार्बन पे ये प्लस था, इस पे ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, क्योंकि क्लोरीन को हटाना है. तो जैसे यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल आया तो ये प्लस कार्बन का हट जाएगा और इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, माइनस. क्लियर है. इस केस में हमने कहां लगा रखा है, नाइट्रो पैरा पोजीशन पे. ठीक है. जैसे ये माइनस आया तो माइनस सिंगल डबल फिर से कॉन्जुगेशन लगेगा, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर किसमें, लोन पेयर में यहां कन्वर्ट होके आया. मतलब इस पैरा पोजीशन पे अब क्या आ गया, माइनस. पहले माइनस कहां आया था, ऑर्थो पे, ऑर्थो के बाद माइनस कहां आया, पैरा पे. अब चूंकि पैरा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, तो नाइट्रो ग्रुप में N के ऊपर प्लस, एक O माइनस और डबल बॉन्ड O. तो ये जैसे ही माइनस आया तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को किधर देता है, ऑक्सीजन पे, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, एक और प्लस. तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड. तो जो पैरा पे माइनस आया था, उस माइनस को नाइट्रो ग्रुप ने क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया. जो कार्ब एनायन बना बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट, उस रेजोनेटिंग इफेक्ट के कार्ब एनायन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप. अच्छा, माइनस आ कहां कहां रहा है, देखो जरा. एक बार तो ये पैरा पे आया यहां पे, एक बार ऑर्थो पे आया यहां पे, और फिर तीसरी बार कहां आएगा, ऑर्थो पे. तो अगर ऑर्थो और पैरा पे हर बार नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहां भी अगर नाइट्रो ग्रुप होता तो इस माइनस को भी क्या करता, वो स्टेबलाइज कर देता. पैरा पे जुड़ा है तो भी क्या कर दिया उसने, स्टेबलाइज कर दिया. और फिर अगर ऑर्थो पे यहां भी जुड़ा होता तो फिर क्या करता है, इस माइनस को वो स्टेबलाइज कर देता. इसका मतलब कि बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट, जो माइनस कम्स ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस, तो जो कार्ब एनायन बन रहा है रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे, उस कार्ब एनायन को ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जब जुड़ता है तो उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज. बट माइनस कभी भी हमें कहां नहीं दिख रहा है, मेटा पोजीशन पे दिख ही नहीं रहा है. आप देख लो, ऑर्थो पे है, पैरा पे है और ऑर्थो पे है.
मेटा पे कभी भी माइनस आया ही नहीं। तो अगर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा भी दिया जाए तो भी वो उस माइनस को स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो स्टेबिलिटी इज द फैक्टर जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। तो कार्ब एनायन रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करता है। इसलिए क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे जैसे जैसे ये ग्रुप जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या करता है, वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट बन रहा है ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? और इसी स्टेबलाइजेशन के कारण क्या होता है, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। बट मेटा पे कोई कार्बन आयन को स्टेबलाइजेशन करने वाला है ही नहीं, इसलिए वो रिएक्टिविटी नहीं देता आसानी से। क्लियर है? तो ये स्लो स्टेप होते हैं सारे। और जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने की कोशिश करता है, फिर क्या करता है, ये क्लोरीन को यहां से भगा देता है। और इस तरीके से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जो कि बड़ा फास्ट रिएक्शन है। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। तो ये रहा आंसर। कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड नॉट एट मेटा पोजीशन? ये अपना इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों दिखाता है, मेटा पे क्यों नहीं दिखाता? चलिए पढ़ते हैं आंसर। एज शोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन withdraws the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of the nucleophile on haloarenes. नाइट्रो ग्रुप का काम क्या है? withdraw the electron from the benzene ring. The carb anion thus formed is stabilizes through resonance. देखिए अभी हमने देखा ये जैसे ही रेजोनेंस लगा तो यहाँ माइनस आया, इस माइनस अगर यहाँ नाइट्रो लगा होता तो ये कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप। जैसा हमने यहाँ पैरा में देखा कि जैसे ही यहाँ माइनस आया, नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, रेजोनेंस लगा के इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर दिया। तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है हमें, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे मिल रही है। इसीलिए वो इफेक्ट कहाँ दिखता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ortho and para positions with respect to the halogen substituent is stabilized by nitro group, while in case of metanitrobenzene none of the resonating structures bear the negative charge on carbon atom bearing the nitro group. तो किसी भी कार्बन एटम पे जहां नेगेटिव आता है मेटा में, वहां पे किसी भी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए वो कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं हो पाता। Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of nitro group at meta position. और इसीलिए रिएक्टिविटी कभी भी मेटा पोजीशन पे ऑब्जर्व नहीं की जाती है। क्लियर है? आया है समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा सा इसके लिए जीओसी वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा हमें पता है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप है और उसके पास लोन पेयर है तो वो एडीजी ग्रुप के जैसे काम करता है। तो एडीजी ग्रुप में जब रेजोनेंस लगता है तो एक माइनस आता है कहां, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कहां अटैक करेंगे, हमेशा ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलोअरीन्स हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हेलोअरीन्स हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। Haloarenes undergo usual electrophilic reactions of the benzene ring such as halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaction. Halogen atom besides being slightly deactivating is ortho para directing. इस कहानी को भी याद रखो, आगे समझते हैं कि क्या चीज होती है। तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इसका मतलब अगर हेलोजिनेशन करेंगे तो वो हेलोजिनेशन कहाँ होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। नाइट्रेशन करेंगे तो कहाँ होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। सपोज वी आर हैविंग क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन कराना है। दिस क्लोरीनेशन इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। लोई भी लुइस एसिड चाहिए, या FeCl3 ले लें, या AlBr3 ले लें, या FeBr3 ले लें। तो कहां होगा, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को, और एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीन के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को। तो एक तरफ बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक तरफ बन गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो, ये हो गया पैरा डाइक्लोरो। मेजर प्रोडक्ट जो होता है यहां पे वो होता है पैरा, और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ये कैसा होगा, माइनर होगा। अच्छा, ये किस तरीके से काम करता है, तो जरा रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो जैसा हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है वैसा ही मैकेनिज्म फ्रीडलक्राफ्ट के लिए भी है, वैसा ही मैकेनिज्म फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए भी है, वैसा ही मैकेनिज्म फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए भी है। देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और आता है सबसे पहले कौन, AlCl3। अब इस AlCl3 को अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि एल्यूमिनियम, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट में 8 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे तो ये खुशी खुशी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। तो यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो एक तो बनता है Cl+, और ये बना Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसके पास आया, क्लोरीन के पास, तो ये बना Cl-, और ये AlCl3 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, AlCl4-। तो यहां पे बना Cl+, और यही Cl+ किससे काम करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्लोरोबेंजीन, यहां पे रेजोनेटिंग इफेक्ट लगा, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। जैसे ही यहां माइनस आया तो ये क्लोरीन प्लस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पे क्लोरीन आ गया, ये प्लस ये माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, पर इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। जैसे ही यहां प्लस आया तो अब कॉन्जुगेशन बन रहा है, प्लस सिंगल डबल। तो बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में। तो ये बॉन्ड पेयर में, और प्लस कहां चला गया, यहां पे आ गया। ठीक है, फिर प्लस सिंगल डबल, तो फिर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस, पर अब तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं लग रहा। और दूसरा, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो गई। 3 पाई बॉन्ड थे, 3 के 2 पाई बॉन्ड और एक प्लस चार्ज हो गया। तो बेंजीन रिंग क्या करता है, अपनी एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए जो अपने पास यहाँ जो हाइड्रोजन पड़ा है उस हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है, और क्या बाहर निकाल देता है, H+। जैसे ही वहां से H+ बाहर निकला,
इस बेंजीन रिंग पे अब क्या आ गए, 3 बॉन्ड हो गए और H प्लस बाहर चला गया और क्या बन गया, डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये कौन सा बनाया हमने, और तो वैसे ही क्या बनता है, पैरा। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि AlCl4 माइनस जो है वो फिर से H प्लस से रिएक्ट करता है और फिर से किस में आ जाता है, AlCl3 बना लेता है और क्या आ जाता है, HCl। क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। तो इस तरीके से ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है कि कैसे यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे, अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन में रिएक्शन होता, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है नाइट्रेशन में, NO2 प्लस। क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन होता है HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो वही एक NO2 प्लस कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक NO2 प्लस कहां जाएगा, पैरा पोजीशन पे। मेजर कौन होगा, पैरा विल बी द मेजर। इसके अगर मैकेनिज्म में चले तो पहला स्टेप देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड तो वैसा ही है जैसा चलेगा कि HNO3 ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है जहां पे ये ऑक्सीजन के पास ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो यहां पे क्या अवेलेबल है, बहुत सारा H प्लस। अब ये H प्लस अटैक कहां करे, वहां अटैक करे जहां से कोई स्टेबल कंपाउंड बनने की गुंजाइश हो, क्योंकि 3-3 ऑक्सीजन है और तीनों के पास क्या है, H है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये H प्लस जाता है इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि अगर यहां जाएगा तो H2O एक लिविंग ग्रुप निकलने के चांसेस हैं। तो ये यहां गया, जैसे यहां गया तो ये H प्लस इससे रिएक्शन करता है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो H2O यहां से बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, NO2 प्लस। अब ये जो NO2 प्लस है, यही NO2 प्लस क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है, सॉरी ए से बॉन्ड टूटेगा। ये NO2 प्लस क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। बढ़े आगे, तो ये क्या है आपका नाइट्रेशन। अगला रिएक्शन सल्फोनेशन। इन सल्फोनेशन रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और बनाता है सल्फोनिक एसिड। एक बनता है ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, एक बनता है पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो अगर आपसे पूछे यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे बनता है जरा देखें, H2SO4 को हीट किया जाता है, तो ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू द SO3 एंड H2O। अब ये जो SO3 है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वैसे सही बनाऊं मैं अगर, ये स्ट्रक्चर होता है।
तो सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आता है। तो अटैक कहां से होता है? इस सल्फर तरफ से। तो ये बेंजीन रिंग, ये क्लोरोबेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा और ये सल्फर अपने इस प्लस तरफ से क्या करता है? अटैक करता है। तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ गया S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस। तो वैसे ही रेजोनेंस लगता है, प्लस जो है डबल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर में प्लस यहां आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में प्लस यहां आ जाएगा, और फिर एरोमेटिसिटी हटाने के लिए बेंजीन यहां से क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ लेगा। तो ये जो H+ निकला है, ये H+ इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और क्या बना लेता है? SO3H। तो इलेक्ट्रोफाइल जो यहां फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है? SO3। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कौन होता है? SO3 होता है। क्लियर है? रेजोनेंस मैंने पूरा नहीं बनाया है, ये वैसे ही चलेगा जैसे हम पढ़ के आए। बढ़े आगे। चलिए अगला आता है फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस। दो रिएक्शंस होती है, पहली होती है एल्काइलेशन, कि व्हेन क्लोरोबेंजीन reacts with methyl chloride, ethyl chloride, any alkyl chloride। एल्काइलेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है? एल्काइल। R+ will be the इलेक्ट्रोफाइल। अगर मिथाइल है तो क्या बनेगा? मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल। इथाइल है तो क्या बनेगा? इथाइल। रिएक्शन वही, एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस। तो पूरा मैकेनिज्म क्लोरीनेशन जैसा ही चलता है। यहां से ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाता है प्लस, AlCl4- बनता है, सब कुछ वही। तो एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, एक मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे, और मेजर कौन होता है? पैरा वाला। ठीक है, सेम टू सेम क्लोरीनेशन जैसा चलता है। अगला रिएक्शन होता है एसाइलेशन। In the case of acylation, CH3COCl एसिटल क्लोराइड ले लें, तो फिर ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो यहां माइनस आता है और कार्बन पे क्या जाता है? प्लस। तो ये वाला पार्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन से जहां प्लस आया है। तो क्या बनेगा? अटैचमेंट होगा फ्रॉम, सब्स्टिट्यूशन होगा फ्रॉम CO पार्ट। तो COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे और एक COCH3 पैरा पोजीशन पे। नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चा जो है CH3CO लिख देता है। अगर आपने CH3CO लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस आया है, तो अटैक इसी तरफ से होगा। ठीक है, तो क्या बन गया? क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। इट विल बी ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन एंड पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये होती है 5 टाइप की, हमेशा यही चलेंगी, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन आता है, मस्त वाला, और ये सबसे टफ क्वेश्चन यही है। बोले सर डराओ नहीं, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ये तो बड़ा सिंपल सा, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यही है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप yet it is ortho-para directing in nature। कि क्लोरीन का काम क्या है? हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन, हेलोजन के बीच का बॉन्ड हमने देखा था कि हेलोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, तो फिर तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग पे तो प्लस आना चाहिए। तो फिर भी वो ऑर्थो और पैरा पे क्यों सब्स्टिट्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक, जबकि उसको कहां करना चाहिए? मेटा पे करना चाहिए। चलिए, क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो समझेगा टुकड़ों टुकड़ों में बड़े आसानी से।
कि क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। दो कहानी एक साथ है कि क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ध्यान से समझिएगा, कार्बन हेलोजन के बीच में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, हेलोजन की तरफ। हेलोजन की तरफ गए तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया बेटा, प्लस का चार्ज आया। तो ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो यहां क्या आ गया, चार्ज प्लस का आया। क्लियर है, ठीक है। साथ ही रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट में ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके बना लिया, तो यहां भी आ गया प्लस। तो देखो दो चीजें हो गई, इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ खींच रहा था और बेंजीन के रेजोनेंस के कारण यहां दे दिया। तो ये जो ओवरऑल क्लोरीन का नेचर है वो क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है। बात तो यही हो रही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ये गया, इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया, तो यहां प्लस आ जाए, और प्लस आ जाए और इंडक्टिव इफेक्ट ये लगाए, तो इंडक्टिव इफेक्ट से तो और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। तो जो कार्बन पे प्लस आ रहा था ये प्लस तो और बढ़ रहा है। तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, ये प्लस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन जो है इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा कौन देता है, बेंजीन के क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन क्या कर रहा है, प्लस चार्ज बढ़ा रहा है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन रिंग की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, वहां सिर्फ रेजोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो कार्बोकेटायन यहां बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पे उस कार्बोकेटायन को ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो फिर सर ये रिएक्शन होती क्यों है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ क्या बोल रहे हैं हम कि इट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस लगा के ये इलेक्ट्रॉन को यहां रिलीज करता है, ठीक है। और रिलीज करके क्या करता है, इस प्लस को थोड़ा कम कर देता है, बहुत कम तो नहीं कर पाता, थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या डिसाइड हो रही है, रिएक्टिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या डिसाइड हो रही है, रिएक्टिविटी। और रेजोनेटिंग इफेक्ट से क्या डिसाइड हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को जाना कहां है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब यहां अटैक करेगा तो ये रेजोनेंस यहां लगेगा, तो ये प्लस आएगा और इस प्लस को ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, तो क्या हो गया, उसका काम खत्म हो गया। पर जो इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लिया उसका कुछ भी हुआ नहीं। फिर से सुनना, रेजोनेटिंग इफेक्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, यहां प्लस आ गया, और इस प्लस को हटाने के लिए क्लोरीन ने क्या करा, अपना लोन पेयर दे दिया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना था ऑर्थो पोजीशन पे, उसने किया, प्लस बना, इस प्लस को रेजोनेंस से थ्रू क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर से हटा दिया। पर क्लोरीन जो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है उसको कोई भी स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इस क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो तो कम हो रही है। तो रिएक्टिविटी डिसाइड हो रही है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, और अटैक करना है वो डिसाइड हो रहा है किससे, रेजोनेटिंग इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट से कारण जो यहाँ पे प्लस जनरेट हो रहा है उसको क्लोरीन अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इस लोन पेयर को यहां देके क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो रेजोनेंस के कार्बोकेटायन को तो क्लोरीन स्टेबलाइज कर पा रहा है, पर इंडक्टिव इफेक्ट से जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है। तो रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय द किससे, इंडक्टिव इफेक्ट, कि रिएक्टिव कम होगा या ज्यादा होगा, तो कम रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कार्बोकेटायन को कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। पर अटैक होगा कहां, वो डिसाइड कौन कर रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है, यही चीज यहां लिखी हुई है कि क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution। कि ये गया, यहां प्लस आया, इंडक्टिव इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये प्लस को और बढ़ा रहा है।
क्लियर है? थ्रू रेजोनेंस हेलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, बट ये जो रेजोनेंस लगा यहाँ उसके कारण ये कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये हम देख ही चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन द रेजोनेंस and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation। तो खतरनाक कौन है? इंडक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अल्टीमेटली जो क्लोरोबेंजीन की रिंग है वो डीएक्टिवेट हो गई थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो रिएक्टिव होगा या नहीं ये डिसाइड कौन कर रहा है? इंडक्टिव। और अटैक करना कहां है ये डिसाइड कौन कर रहा है? रेजोनेंस। क्लियर है? तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई भी नहीं है, पर आसान सा है। यही चीज ध्यान रखना है कि इंडक्टिव से खींच रहा है तो इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, पर रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कार्बोकेटायन किससे स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो इंडक्टिव इफेक्ट उसकी रिएक्टिविटी कम करता है, रिजल्टिंग इफेक्ट उसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहां करना है। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा क्लोरोबेंजीन, जल्दी से कर लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पैरा क्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखो टेम्परेचर भी बता दे दिया इन्होंने, तो आराम से 443 केल्विन। सब्स्टिट्यूशन सीधे हो जाएगा। किसके साथ रिएक्शन है? NaOH के साथ एक्वियस। तो एक्वियस NaOH है तो क्या बन जाएगा? Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। तो क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा? OH। नेक्स्ट, Why is chloroform kept in a dark colored bottle? ये क्वेश्चन है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से रीड कीजिएगा, वहां पे आप देखोगे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द सनलाइट एंड ऑक्सीजन, और उसके साथ रिएक्ट करके ये एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसे फॉस्जिन कहा जाता है। तो उसको फॉस्जिन बनाने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? डार्क कलर के बॉटल्स में रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस द फॉस्जिन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, और उसको बचाने के लिए, क्योंकि पॉइजनस गैस होता है, और उसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं? डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गिव टू रीजंस फॉर द सेम। क्या क्या था जल्दी से बता दीजिए। पहला, रेजोनेंस इफेक्ट, कार्बन क्लोरीन पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 के कारण बॉन्ड लेंथ छोटी बड़ी हो जाती है। तीसरा, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन बन जाता है, फिर बेंजीन के ऊपर प्लस, उसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर पाता। और फोर्थ, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, इसलिए क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आसानी से नहीं देता। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Explain why it is so. तो अभी हमने पढ़ा कि reactivity decided by the inductive effect and orientation decided by the resonating effect. ये रेजोनेटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो जो कार्बोकेटायन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, पर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्लियर है? चलिए, ये लास्ट कुछ नहीं और आता है थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट वाली आपकी फेवरेट स्लाइड। तो यहां पे हमारा हेलो एल्केन और हेलोरीन्स खत्म होता है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस पूरे हेलो एल्केन हेलोरीन्स के जो पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इस पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। तो वहां से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।